स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जनसंख्या के अर्थ, उसकी भाषा, अगम निगम, उसके बारे में बात की थी। अब है क्यों हमें जनसंख्या की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और क्या उसकी डेफिनेशंस हैं। देखो बच्चों, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है, यानी किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके ऊपर हम मॉनिटरिंग करते हैं और मॉनिटरिंग पता उसको चेक करते हैं, देख रेख करते हैं सही है कि नहीं। जैसे पहले टाइम में ये होता था कि 5 ईयर प्लान्स जो होती थी 5 साल के लिए बनी और उन पे कोई चेक नहीं होता था और 5 साल बाद पता चलता था कि अरे इस सेक्टर में ये काम नहीं हुआ, ये टारगेट था, ये नहीं हुआ। तो ये सुस्ताई जो है वो रिवील होने लगी और हमने इतना सारा पैसा वर्ल्ड बैंक से ले रखा है, मॉनेटरी फंड से ले रखा है, तो उसको हमें रीपे भी करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ती है। तो जैसे अन्य क्षेत्रों में सुधार हुए, ऐसे ही जनसंख्या के संदर्भ में भी सुधार हुए। तो हमने आने जाने की सारी व्यवस्था देख ली थी। अब मैं थोड़ा सा नीति बता दूं, उसके बाद कॉजेज़ बताऊंगी, फिर डेंसिटी। मतलब हमने डेंसिटी की बात उस दिन कर ली थी ना बच्चों, इसलिए ठीक है। 2 लेक्चर हो चुके हैं इस पर। तो जनसंख्या नीति क्या है बच्चों? वह नीति, वह कार्यक्रम जो सरकार द्वारा जनसंख्या के ऊपर अपने संसाधनों के संदर्भ के साथ देखे जाते हैं, परखे जाते हैं, सुनियोजित किए जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों जनसंख्या जो है, क्योंकि हमारा सारा जो फोकस होता है वो UNO, WHO है ना, फूड कॉरपोरेशन वर्ल्ड का, ये सारी जो हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम हैं ये पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी को चेक भी करते हैं और उनके अनुसार अपने को फोर्स भी करते हैं कार्य करवाने के लिए। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ये हर किताब में आपको डेफिनेशन मिल जाएगी कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या आयोग के अनुसार जनसंख्या नीति उस समस्त कार्यक्रम और क्रियाकलापों का लेखा है जिसके द्वारा जनसंख्या के आकार, उसके वितरण एवं विशेषताओं में परिवर्तन लाकर आर्थिक, सामाजिक, जननांकी मतलब डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, राजनैतिक तथा अन्य किसी सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जनसंख्या के द्वारा हर देश का अपना अपना एजेंडा होता है, अपने अपने एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको वो फुलफ़िल करते हैं। ये मैं अभी आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि रशिया जो है वो हाईएस्ट जो औरत बच्चे पैदा करती है उसको मदर ऑफ रशिया का मेडल देते हैं, यानी 12 बच्चे, 14 बच्चे, क्योंकि वहाँ साइज़ ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है। और जहाँ जहाँ डेवलप घोषित हो चुकी हैं नीतियाँ, वहाँ जनसंख्या ग्रोथ जो है वो बहुत कम हो रही है। उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा जनसंख्या नीति का तात्पर्य सामुदायिक भागीदारिता और महिलाओं के जीवन स्तर से जुड़ी हुई है, उनके सुधार से निजी क्षेत्र में सहभागिता, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाए जाने पर बल दिया। क्योंकि ये वर्ड्स मैं खुद नहीं बोल सकती, ना मुझे अधिकार है बोलने का। तो जहाँ जैसे ये आपके उस पे बंसल की किताब में है ये चीज़, है ना। पॉल मिडीज़ के अनुसार जनसंख्या में गुणात्मक, सुनियोजन एवं योगात्मक नियंत्रण जनसंख्या नीति के प्रमुख उद्देश्य, यानी ऑर्गेनाइज करना, कैसे उसमें विकास हो रहा है और कैसे उस योग को, मतलब वृद्धि जो हो रही है उसके योग को कंट्रोल करना, ये उन्होंने बताया। यह हर देश की जनसंख्या समस्या को हल करने में सहायक होती है और जनसंख्या में वृद्धि तथा उसको सीमित करने के उद्देश्य से उठाए गए सभी कदम जनसंख्या नीति कहलाते हैं। ये बहुत ही अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि जो वृद्धि हो रही है उसको कैसे सिमटाया जाए, कैसे उसको लिमिट किया जाए और उसके लिए हमें क्या क्या 4 स्टेप्स उठाने पड़े, what type of pace we can take to control birth rate। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे यहाँ जनसंख्या नीति जो है वो अलग अलग संदर्भ में हुई है। बच्चों इसके लिए लाइब्रेरी के अंदर चांदना की किताब, जब अभी कॉलेज खुलने वाले हैं आपके, जो सुनने में आ रहा है 8 फरवरी से, तो चांदना की किताब, उसको अवार्ड मिला हुआ है ना, कमलकांत चांदना और के साथ में, मतलब उनका है ये। उस प्लीज़ चांदना की किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। उजागर सिंह बहुत बड़े जोग्राफर हुए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनकी बुक को देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि कितना लोगों ने ज्योग्राफी में जनसंख्या को कंट्रोल करने की बात और उसकी नीति निर्धारण की बात को कहा है। अतः इस प्रकार से जनसंख्या नीति
अब तक जो हुई हैं, हमारे यहाँ नीतियाँ तो बहुत जल्दी बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना बढ़िया नहीं हो पाता है। तो जनसंख्या नीति जो है वो हमारे यहाँ इसके प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो परिवारों में वृद्धि को कमी करना, होने वाले द्रव्यमानों के बारे में बताता है। मतलब ये तो मैंने बता दिया आपको, पर हमारे यहाँ जो परिवार सीमित रहे इसके बारे में सामाजिक स्तर पर अनेक उपाय करने की ज़रूरत हुई। जैसे आपको पता होगा शायद कि संजय गांधी ने बुलडोज़र फिरवा दिया था तुर्कमान गेट में और पुरानी दिल्ली के आसपास, चांदनी चौक के आसपास, और ज़बरदस्ती पकड़ करके फैमिली प्लानिंग करा दी थी। तो ये कट्टरशाहीता भी नहीं चल पाती है। और मैंने फिर आपको एग्जांपल दिया था कि वी वर द फर्स्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया हु हैज़ इम्प्लीमेंटेड दिस थिंग फैमिली प्लानिंग, और मैंने आपको ईयर वगैरह सब बताया मेरे पहले लेक्चर में, देखिएगा आप। तो विकासशील देशों के आर्थिक नियोजन तथा सरकारी प्रशासक का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देती है, जैसे रोज़गार की कमी, अंडरस्टूड है, बेरोज़गारी जो फैल रही है, और उसके पीछे बेरोज़गारी के पीछे बहुत सारे और कारण भी हैं, पर मेन है निर्धनता, है ना। जबकि हमारे यहाँ पिछले 20 साल में जीडीपी रेट जो है वो सबसे कम रही है। मतलब पहले हमारे यहाँ जीडीपी रेट जंप करी, उसके बाद हमारे यहाँ जीडीपी रेट वापस कंट्रोल हो गई, और अभी 20 साल में लोएस्ट पर आ गई है हमारे यहाँ जीडीपी रेट, जो कि बहुत ही विचारणीय विषय है। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो इसके लिए हमें जनसंख्या, उसमें उपलब्ध संसाधनों की मात्रा, इन सब को देखना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। अब बच्चों दूसरा पॉइंट आता है स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, आवास, औद्योगिकरण, कृषि उत्पादकता आदि सुविधाओं को प्रभावित करता है। तो ये एक जैसे ना हमारे यहाँ देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है पिछले 15 साल में। ग्रोथ तो हुई है, डेवलपमेंट तो हुआ है, पर यही चीज़ यदि हमारी जनसंख्या कंट्रोल होता है ना बच्चों, तो वो सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बहुत आराम से दिखाई देता। जैसे अभी देखो आप, बिफोर लॉकडाउन हमारे यहाँ एज यू नो दैट सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी वॉज ऑन अ हाइक पीरियड। लोगों ने बोरे भर भर के नोट्स फैलाए हैं और अपने लेबर्स के, अपने सर्वेंट्स के अकाउंट्स में डाल दिए हैं, है ना। वो सब बातें अखबारों में आई हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राउंड पे तो मैंने इसको नहीं पढ़ा है। पर जैसे मैं ये बता सकती हूँ कि जैसे एक आपके यहाँ काम करने वाली बाई आती है, उसके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो तुम देखो बच्चों सबके पास, चारों के पास मोबाइल फ़ोन। क्यों भाई, व्हाट इज़ द नेसेसिटी, ये क्वेश्चन अलग है। पर यदि मैं इसको आर्थिक भाषा में बात करूं तो ये हमारे ग्रोथ के स्तर को बता रहा है, और तभी हमने कहा कि हमारे यहाँ पॉवर्टी रेट रिड्यूस हो गई। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी रहन सहन, खान पान। अब देश में ही देखो आप कितने लोग पर्यटक बन के घूमते हैं, या फॉरेन कंट्री कितने लोग फ्रीक्वेंटली जा रहे थे बिफोर कोरोना। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को शो करती हैं? ये चीज़ें शो करती हैं आपके आर्थिक स्तर को। और आर्थिक स्तर का जो था, हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था पैसा कमाने के लिए और अपने स्तर को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो ये होता है कि गुणवत्ता जो है, जनसंख्या की गुणवत्ता, आपके एजुकेशन, देखो आजकल सब लोग अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पसंद करते हैं। क्यों नहीं हम भूटान की तरह अपनी एजुकेशन पॉलिसी को कर लेते हैं कि सारी सुविधाएँ हम एक समान स्तर पर पूरे प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भांति सारे सरकारी स्कूलों के ऊपर या सरकारी कॉलेजों के अंदर अप्लाई कर दें। तो उससे क्या होगा, एक समानता का आधार होगा। आदमी एक विशेष इंस्टीट्यूशन या संस्था के पीछे नहीं भागेगा, है ना। तो ये एक छोटे छोटे से प्रयास मैं तुमको साथ साथ बता रही हूँ। औद्योगिकरण, ये अभी बहुत अच्छा मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है। जिनके पास ज़रा से ज़्यादा पैसा है, दे आर मूविंग फ्रॉम सेंटर पार्ट टू आउटर पार्ट, ये हमने बात की है। तो बच्चों के कुल मिलाकर जनसंख्या नीति को बनाना या उसकी संकल्पना जो है वो बहुत सारे परिवेशों के साथ साथ बार बार उसमें चेंजेस होते हैं, सुधार होते हैं। फिर जब कोई पॉइंट फेलियर पे आता है तो वापस हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम हमने जो बनाया था, जो कि मैंने कहा जैसे, तो इसमें वृद्धि की स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों, ये नहीं कि एक साल तो वृद्धि नहीं हुई और दूसरे साल फिर वृद्धि हो गई। तो स्ट्रिक्ट कानून बनाना इस समय की बहुत बड़ी मांग है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो 2021 के डेटा आएंगे वो बड़े चौंकाने वाले आएंगे बच्चों।
हो सकता है कि हम वैसे तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की लाइन के हिसाब से हम चाइना को अभी इस पॉपुलेशन इस दशक में तो बीट नहीं कर पाएंगे ओवर, पर हो सकता है कि विद इन 2-3 ईयर्स हम विश्व के नंबर 1 पॉपुलेशन वाले पॉपुलेटेड कंट्री, जनाधिक्य वाले कंट्री बन जाएं, राष्ट्र बन जाएं। तो पहले तो वृद्धि में स्थिरता लाना बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या की गुणवत्ता का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अ पर्सन जो केपेबल है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, मैं तो ये कहती हूँ, ये बात मैं पिछले 15-20 साल से लगातार अपनी क्लासेस में कह रही हूँ कि एक बच्चा पैदा होता है, उसको जाति के आधार पर हम रिजर्वेशन देते हैं, जो कि सच अ स्टूपिड थिंग। आई थिंक सबसे अच्छी बात यदि हम वास्तव में किसी व्यक्ति के क्या का विकास करना चाहते हैं या हमारे समाज का विकास करना चाहते हैं, तो कोई स्त्री जब फैमिली लाइफ लाइन की तरफ अग्रसर होती है, मतलब जैसे ही वो कंसीव करती है, उस टाइम से ही सरकार को, जैसे हमारी दाइयाँ दवाइयाँ और कैल्शियम और आयरन ये सब देती हैं, उसके अलावा जो हमारे यहाँ ये जो प्रोग्राम हुआ है आंगनवाड़ी वगैरह, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं, पर इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की ज़रूरत है। उस लेडी को प्रॉपर डेली आयरन कितना खाया, वाइटामिन्स प्रॉपर मिले कि नहीं मिले, क्योंकि हर एक की बॉडी का स्ट्रक्चरल होता है, कैल्शियम कितना मिला, तो हेल्थ संबंधी सुविधाएं पूरी जब से बच्चा इस दुनिया में नहीं आया उसके 9 महीने से पहले से हम दें, तो शायद हमारी जनसंख्या की गुणवत्ता आसमान को छू जाए। और वो बच्चा जब तक स्कूल एजुकेशन लेता है तब तक पूरा वो सरकार के मॉनिटरिंग और सामाजिक संस्थाओं या सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार जो भी हो, उनकी मॉनिटरिंग में उसको हर चीज़ दिया जाए, तो आदमी नेचुरली जब बच्चा स्वस्थ होगा, डेथ रेट कम होगी, तो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा करने में यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ हमारा जनसंख्या के गुणवत्ता का प्रयास। और तीसरा है परिवार को सीमित रखकर आर्थिक सुधार होना। ये तो हर व्यक्ति डेवलप कर चुका है। जैसे मैं कहती हूँ थैंक यू टू एकता कपूर, जिसने हमारे समाज के अंदर लोगों को एक फैशनेबल एटीट्यूड दिया। कैसे कि हर औरत अपना अच्छे से तैयार होके साफ़ सुथरा पूरा श्रृंगार करके अपने काम वर्क प्लेस पे जाती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी किसी भी स्तर की हो। और कंपटीशन इतना बढ़ा दिया कि ब्यूटिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिवली कि हर आदमी उस चीज़ को देखता है, नोटिस करता है और पड़ोसी से, अपने अगले रैलम से वो ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज़ वेरी गुड। जो हर आदमी काम करने की नीयत रखता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये इस प्रकार से हमने जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की है, ये 3 बिंदु बहुत बड़े। अब सरकार जैसे कहा था पहले दूरदृष्टि हो, पक्का इरादा, अनुशासन, और ये जो है इसके बाद आया जनसंख्या घटाओ गरीबी हटाओ, फिर आया नारा हम दो हमारे दो। तो ये सामाजिक संकेत जो है बार बार मॉनिटर किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि हमारी याददाश्त कमज़ोर होती है, हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट और हमें क्या करना है। तो आई एम सॉरी, मैं हंस करके बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेप्स जैसे अभी है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जल बचाओ, तो ये नारों को अंदर तक पेनिट्रेट करना है। तो मॉरल परसुएशन क्या होता है, वो जब तक हम खुद एक आदर्श उदाहरण नहीं देंगे तो कोई उसको फॉलो नहीं करेगा। तो समटाइम हम समाज को अपने द्वारा उदाहरण स्थापित करके कर सकते हैं। अब सामाजिक नीति के अंदर जो हमारी संकल्पना है, उसमें जनसंख्या को नियंत्रित करना, मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या की कमी और मृत्यु दर के बीच में अंतर को कम करना, जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाना, चिकित्सा स्वास्थ्य आवागमन सुविधाओं को देना, जनसंख्या संरचना में सुधार लाना। ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बेटे बहुत बड़ा पॉइंट है। इसको समझाने के लिए मुझे 3-4 लेक्चर चाहिए, क्योंकि यही मेन है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। संरचना जो है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी स्ट्रक्चर के बेस पर आपका एक लेवल बनता है, स्तर बनता है, और स्तर पर एक राष्ट्रीय स्तर बनता है। राष्ट्रीय स्तर पर आपका टोटल समग्र सामाजिक और आर्थिक परिवेश जनसंख्या का डेवलप होता है। वितरण संबंधी भी असमानताओं को दूर करना, जनसंख्या को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाना और जनसंख्या समस्याओं का समुचित समाधान करना। इसके लिए हमारे यहाँ सरकारी बजट प्रति वर्ष, जो मैं देख रही हूँ, हर वर्ष सरकारी बजट बढ़ रहा है। अब वो क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अब क्रियान्वयन के लिए हमें बहुत सारी संकल्पनाओं को देखना पड़ता है, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।